नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, सुप्रभात। आज हम जानेंगे केचुए किस तरह खाद्य उत्पादन में हमारी सहायता करते हैं। प्राचीन काल से ही केचुए किसानों के दोस्त रहे हैं। केचुओं की मदद से सड़ी गली मिट्टी को भी खाद में तब्दील किया जा सकता है। इस बारे में और जानने के लिए देखते हैं कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित फिल्म केचुए खाद का उत्पादन एवं खेती में उपयोग। धरती की गोद में रेंगते हुए ये केंचुए प्राचीन काल से ही किसानों के दोस्त रहे हैं। इन केंचुओं का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि मिट्टी में क्लियोपैट्रा युग में इन्हें पवित्र जानवर का दर्जा दिया गया था। केंचुओं की मदद से सड़े गले खाद्य पदार्थ तथा फसल अवशेषों को खाद में बदलने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। जमीन में बिल बनाकर रहने की क्षमता के आधार पर केंचुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे केंचुए जो मिट्टी में बहुत गहराई में बिल बनाकर रहते हैं। दूसरे वे केंचुए जो जमीन में बहुत कम गहराई में बिल बनाकर रहते हैं। तीसरी श्रेणी के केंचुए मिट्टी में बिल बनाकर नहीं रहते हैं, बल्कि मिट्टी की ऊपरी सतह पर रहते हैं, जिन्हें एपिगेइक केंचुए कहते हैं। यहाँ ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हर किस्म के केंचुओं को वर्मी कंपोस्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सिर्फ तीसरी श्रेणी के एपिगेइक केंचुए ही वर्मी कंपोस्टिंग के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इनमें यूड्रिलियस यूजीनिया, इसेनिया फेटिडा, पेरियोनिक्स एस्केवेटस तथा सेंसिबेरिक्स जैसी प्रमुख जातियां पाई जाती हैं। ये एसेना फेटेडा, इसकी लंबाई आपको 23 मिलीमीटर से लेकर 40 मिलीमीटर तक होती है और जनरल मैक्सिमम वेट इसका आंका गया है 0.7 ग्राम और इसका क्लाइटेलम 9 सेगमेंट में बटे रहते हैं, जो कि सेगमेंट नंबर 23 से शुरू होकर के 32 तक ख़त्म होता है। यूड्रिलियस यूजीनी है ये जनरली होता है मांस कलर का होता है और ये है पेरियोनिक्स एस्केवेटस तीनों का। ये केंचुए की जाति पर निर्भर करती है कि एक कुन से कितने बच्चे पैदा होंगे। ये केंचुए ज्यादा नमी और अधिक तापमान पर जिंदा नहीं रह पाते हैं। आमतौर पर केंचुए सड़े गले खाद्य पदार्थों तथा मिट्टी पर ही निर्भर करते हैं। इन केंचुओं को पालकर किसान सड़े गले खाद्य पदार्थों तथा अपशिष्ट पदार्थों को खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर शहर से सब्जी के अपशिष्ट, प्रेस मड और गोबर एक जगह इकट्ठा करके फिर सबको मिलाते हैं, फिर उसे एक जगह इकट्ठा करते हैं। 10-15 दिन बाद मशीन में उसे मिलाया जाता है। उसमें से प्लास्टिक, शीशे का टुकड़ा व पत्थर को अलग करके उसे टिन शेड यानी छाया में रखते हैं। यहाँ पर 20 गुणा 3 गुणा 2 फीट आकार का ढेर बनाते हैं। इस ढेर पर पानी का छिड़काव करते हैं और ढेर के ऊपर नाली बनाकर 1 किलोग्राम केंचुआ प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलाकर ढेर को बोरे से ढक देते हैं। इस तरह से यहाँ पर केंचुआ खाद बनाते हैं। केंचुओं को पालने और उनके उत्पादन करने की प्रक्रिया को वर्मी कल्चर कहते हैं। इस प्रक्रिया में केंचुओं के लिए स्थान का निर्माण, उस गड्ढे या घर का आकार, केंचुओं को दिए जाने वाले भोजन, उनका उचित रखरखाव तथा वर्मी कल्चर में लाई जाने वाली सावधानियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। केंचुओं के रहने के लिए गड्ढा या घर ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जो छांवदार हो, जैसे पेड़ की छांव या फिर छांवदार मकान। साथ ही तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इस तापमान पर केंचुए आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। पानी का स्रोत ऐसी जगह के आसपास ही होना चाहिए। साथ ही इस जगह को बारिश के पानी और हवा के तेज झोंकों से बचाने के लिए बांस के डंडों पर सूखे पत्तों या भूसे की छत बनाकर ढक कर रखना चाहिए। केंचुओं के रहने के लिए घर 2 तरह से बनाए जा सकते हैं। पहले प्रकार में जमीन के ऊपर ढेर बनाते हैं तथा छाया के लिए लकड़ी तथा फसल अवशेष से बने छप्पर से ढक देते हैं। दूसरी तरह के घरों या गड्ढों की सतह व ढांचा ईंट पत्थर की बनी होती है। यह सतह असामान्य नमी और अधिक तापमान से केंचुओं को बचाती है। आमतौर पर केंचुए 2 से 3 महीनों में 2-3 गुना वृद्धि करते हैं।
इसलिए इन गड्ढों अथवा घरों के आकार का विशेष स्थान रखना चाहिए। केंचुओं को खाने पीने के लिए सड़े गले खाद्य पदार्थ तथा आधा सड़ा हुआ गोबर दिया जाना चाहिए। साथ ही जूट से बने फटे पुराने बोरे भी केंचुओं की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसलिए गड्ढों या घरों की सतहों को जूट से बने बोरों से ढककर रखा जाना चाहिए। इन केंचुओं को डालने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि जिस जगह केंचुओं को पाला जाता है वहां नमी का स्तर 50 से 60% तक तथा तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। खेतों से प्राप्त बचे खुचे फसल अवशेषों, सड़ी गली वनस्पति और जानवरों के गोबर को आपस में मिला दिया जाता है। खाद बनाने के लिए 30 से 35 दिन बाद इस ढेर को एसेनिया फिटिडा और पेरियोनिक्स जाति के केंचुओं को मिलाएं। ध्यान रहे कि 100 किलोग्राम पदार्थ में लगभग 1 किलोग्राम केंचुओं को ही मिलाया जाए। वर्मी कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया में लगभग 90 दिन लग जाते हैं, अर्थात इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 120 दिन लगते हैं। केंचुओं की मदद से खाद बनाने की प्रक्रिया छोटे, मध्यम एवं बड़े पैमाने पर की जाती है। छोटे स्तर पर खाद का निर्माण खेत पर ढेर बनाकर किया जाता है। ढेर का आकार लगभग 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा होता है। यह प्रक्रिया ज्यादा खर्चीली नहीं है। कोई भी किसान इस प्रक्रिया को अपनाकर खाद बना सकता है। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए जमीन का बचा हुआ अवशेष कचरा, पत्ते, अपने गन्ने का छिलका, सरसों का डंठल, भूसे का जो कचरा जो निकलता है, गाय भैंसों के पास का जो बचा हुआ गोबर निकलता है, सब एक जगह इकट्ठा करते हैं। इसको 20-25 दिन के लिए एक जगह ढेर लगा के उसको असड़ा कर लेते हैं। उसकी गर्मी जो होती है, गर्मी कम कर लेते हैं, टेम्परेचर। इसके बाद में उसको निकाल के आप वर्मी कंपोस्ट टाँके में तब्दील कर देते हैं। वर्मी कंपोस्ट टाँके में उसको भरने के बाद में, केंचुए छोड़ने के बाद में 115-20 दिन के अंदर वर्मी कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाता है। 1 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में 50 से 60 रुपए का खर्चा आता है। मध्यम स्तर पर खाद बनाने की प्रक्रिया में जमीन पर 30 फीट लंबे, 3 फीट चौड़े और 2 फीट ऊंचे ढेर बनाए जाते हैं और केंचुओं की मदद से खाद बनाई जाती है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर भी की जाती है। बड़े स्तर पर खाद का निर्माण बेंगलोर स्थित प्लांट में किया जा रहा है। इस प्लांट में शहर के ठोस कचरे को कंपोस्ट करके खाद बनाई जाती है। यह पूर्णतः व्यावसायिक है। इस प्लांट में शहर से रोज करीब 50 ट्रक कचरा आता है, जहां पर उसे इकट्ठा करके पहले गोबर के घोल का छिड़काव करके 21 दिन के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसका बड़ा सा ढेर बनाते हैं एवं हवा के लिए 2 ढेर के बीच में जगह छोड़ दी जाती है। इससे बदबू कम आती है, साथ ही कंपोस्टिंग भी जल्दी शुरू हो जाती है। 21 दिन बाद उसे फिर मशीन से मिलाया जाता है। उसमें जो न सड़ने वाली जैसे पॉलिथीन, शीशे का टुकड़ा, पत्थर को अलग करने के बाद आधे सड़े पदार्थों को पिट में डालकर पानी का छिड़काव करने के बाद केंचुआ डाला जाता है। बीच में उचित नमी व तापक्रम बनाए रखने के लिए देखभाल करते रहना चाहिए। केंचुआ खाद तैयार हो जाने के बाद उसे ढेर से अलग करते हैं। खाद अलग करते समय केंचुए नीचे चले जाते हैं। फिर उसे इकट्ठा करके दूसरे ढेर में डाला जाता है। केंचुआ खाद 100 से 120 दिन में तैयार होने के बाद उसे इकट्ठा करके छान लेते हैं। फिर उसे बैग में भर के सिलाई कर देते हैं। ऐसी बहुत सी यूनिटें देश के कई राज्यों में काम कर रही हैं, जिनमें प्रतिदिन 100 से 300 टन खाद का निर्माण किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा जो खाद बनती है उसमें अन्य खादों की तुलना में नाइट्रोजन, पोटाश जैसे पोषक तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। इस खाद के इस्तेमाल से बहुत सी फसलों को अन्य खादों की अपेक्षा ज्यादा फायदा पहुंचता है। लहसुन
और प्याज की पैदावार में वर्मी कंपोस्ट खाद दूसरी खादों से ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुई है। इस तरह की खाद बनाने में ज्यादा लागत भी नहीं लगती। एक आम किसान 50 से 100 रुपए तक में 1 क्विंटल खाद का निर्माण आसानी से कर सकता है। इस खाद के इस्तेमाल से खेती की पैदावार बढ़ती है, जिसका लाभ सीधे सीधे किसानों को पहुंचता है। वास्तव में ये नन्हे नन्हे केंचुए किसान के सच्चे दोस्त हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, मक्का को एक पौष्टिक आहार माना जाता है और ये खाने में भी सभी को बेहद पसंद आता है। वैज्ञानिकों ने इसे और पौष्टिक बनाने में क्या काम किया है, जानते हैं कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित फिल्म अद्भुत मक्का, क्वालिटी प्रोटीन मक्का। सौभाग्य से मक्का महत्वपूर्ण धान्य फसल है, जिसका भारत के कई भागों में मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साधारण मक्का में 2 एमिनो एसिड्स यानी लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, जो कि प्रोटीन के 2 अति महत्वपूर्ण अंग हैं, कम मात्रा में होते हैं। इन 2 एमिनो एसिड की कमी से शरीर को पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाता। इसलिए वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत के बाद सबसे पहले ये पता लगाया कि किस तरह पर्याप्त मात्रा में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स को इस साधारण मक्का में डाला जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने OPEC2 मिश्रित मक्का का उपयोग करके एक ऐसी मक्का का विकास किया जिसमें इन दोनों एमिनो एसिड्स की मात्रा बढ़ाई गई है तथा जाइन की मात्रा कम हो गई है, जिससे प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ गई है। QPM की उपयोगिता बढ़ाने में ट्रिप्टोफैन का सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसकी मात्रा साधारण मक्का में 0.37% होती है, जबकि क्वालिटी प्रोटीन मक्का में बढ़कर 1.04% होती है। QPM में ट्रिप्टोफैन तथा लाइसिन की बढ़ी हुई मात्रा और उनकी नेट प्रोटीन उपयोगिता दूध अथवा अंडे प्रोटीन के स्तर की है, जिससे उसकी उन्नत जैविक महत्ता का पता चलता है। जी हाँ, QPM में जो प्रोटीन है उसमें पौष्टिकता की मात्रा दूध के प्रोटीन के लगभग 90% है, जो कि साधारण मक्का में 40% है। शिशु आहार, स्कूली बच्चों के मध्यांतर का भोजन, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं व बुजुर्गों के लिए QPM से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर इसकी उपयोगिता सिद्ध की जा चुकी है। असल में भारत पहले 1998 में अपनी पहली क्वालिटी प्रोटीन मक्का कॉम्पोजिट किस्म शक्ति 1 को जारी कर चुका है। बाद में क्वालिटी प्रोटीन मक्का वर्ग में त्रिजाति संकर शक्तिमान 1, एकल संकर शक्तिमान 2, 3 और 4 को उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के लिए जारी किया गया। अब तक मक्का अनुसंधान निदेशालय यानी DMR ने QPM की 6 संकर किस्मों का विकास किया है, जिसके उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्वालिटी प्रोटीन मक्का को सामान्य मक्का की ही तरह देश के लगभग सभी भागों में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों तक सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। जहां पानी के ठहराव की संभावना हो, वहां पानी के निकास की व्यवस्था अनिवार्य है। क्वालिटी प्रोटीन मक्का को रेतीली से भारी मृदा तक सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। इसे बिना किसी कठिनाई के खरीफ, रबी और जायद मौसमों में
तथा गैर पारंपरिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। रबी के दौरान अधिकतम खाद्यान्न उपज प्राप्त करने के लिए बीज बोने का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है। बसंत ऋतु में सिंचाई को सुनिश्चित करते हुए 15 फरवरी से 15 मार्च के दौरान उपयुक्त बीज बोने चाहिए और खरीफ में 20 जून से जुलाई के पहले सप्ताह तक इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। क्वालिटी प्रोटीन संकर मक्का की सस्य विज्ञानी आवश्यकताएं खरपतवार नियंत्रण और पादप संरक्षण के वही उपाय हैं जो कि सामान्य संकर मक्का के हैं। कटाई और छिलका उतारने का काम भी वैसे ही किया जा सकता है जैसे साधारण संकर मक्का में किया जाता है। हर साल संकर मक्का के नए बीज लाए जाने चाहिए। बीज को कीटनाशक और फफूंदनाशक के साथ उपयुक्त रूप से उपचारित करना चाहिए। यदि किसान अपनी कॉम्पोजिट किस्म के बीज को ही रख रहे हैं तो उन्हें कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे पिछली फसल की कटाई से पहले किसानों को खेत के मध्य भाग से दानों से भरपूर निरोग भुट्टों को छांट लेना चाहिए, जिन्हें बीज के लिए अगली फसल तक संभाल कर रखा जा सकता है। कुछ बीमारियां प्रायः बीज से आती हैं, जिससे पौध संख्या तथा फसल की शक्ति पर कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए बीज का चयन करते समय ध्यान रखना जरूरी है कि बीज स्वस्थ हों। जैसे बीज को थिराम या कैप्टान 2 ग्राम फफूंदनाशक प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करना अनिवार्य है। किसानों को बीज उगाने की पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। पुष्पन के समय मक्का की खेती अन्य मक्का के खेतों से कम 300 मीटर की दूरी पर हो। खरीफ के दौरान अधिक उपज प्राप्त करने के लिए प्रति हेक्टेयर 60 से 65 हजार पौधे होने आवश्यक हैं, जबकि रबी में पौधों की संख्या 90,000 पौधे प्रति हेक्टेयर तक रखी जा सकती है। अपेक्षित स्तर पर पौधों की सघनता प्राप्त करने के लिए पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे के बीच उपयुक्त दूरी रखना आवश्यक है। अच्छी पौध की बढ़वार के लिए बीजों को लगभग 5 सेंटीमीटर गहराई तक बोना चाहिए। बुआई से पहले ये सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि बीजों में कम से कम 95% अंकुरण हो। क्वालिटी प्रोटीन मक्का को वर्षा प्रधान क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। अन्य स्थानों पर जहां वर्षा अपर्याप्त हो, अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए फसल बढ़ते समय 1 या 2 सिंचाई करने का प्रबंध सुनिश्चित कर लेना चाहिए। चौड़े पत्तों वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए 1.5 किलोग्राम एट्राजाइन 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करना चाहिए। किसानों के लिए एक फायदेमंद बात यह भी है कि क्यूपीएम की खेती के साथ साथ वे क्यूपीएम की खेती में अन्य खेती भी कर सकते हैं। इससे किसानों के आर्थिक फायदे के साथ साथ उनकी खरपतवार की समस्या भी हल होगी। धनिया, गाजर, गोभी, आलू, प्याज जैसी अन्य फसलें क्वालिटी प्रोटीन मक्का के साथ रबी में लगाई जा सकती हैं तथा खरीफ में दलहनी फसलों के साथ लगाई जा सकती हैं। जब ये फसल 12 से 20 दिन की हो जाती है तो मक्का का तना भेदक काइलोपार्टिलिस का बचाव जरूरी है। यही वो समय है जब काइलोपार्टिलिस की मादा पत्तियों पर अपने अंडे देती है और इसी तरह रबी मौसम में इस समय सेसेमिया इन्फेरेंस का प्रकोप होता है। इसके नियंत्रण के लिए 2-3 बार ट्राइकोग्रामा काइलोनिस 8 ट्राइकोकार्ड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाने चाहिए। ट्राइकोकार्ड के ऊपर लगभग 20,000 परजीवित अंडे चिपके हुए होते हैं। इन अंडों में से ट्राइकोग्रामा नामक परजीवी निकलता है। ये परजीवी खेत में काइलोपार्टिलिस के अंडों को ढूंढ कर परजीवित करता है। इन कार्ड्स को लगाने के लिए एक कार्ड के 10-12 टुकड़े काटकर एक डिब्बे में रख लेने चाहिए। फिर खेत में पत्ती के निचले हिस्से में शाम के समय किसी कांटे या स्टेपल से लगा देने चाहिए। अगर किसी किसान के पास ट्राइको कार्ड्स उपलब्ध नहीं है तो उन्हें 0.1% की दर से एंडोसल्फान का छिड़काव करना चाहिए। अन्य हानिकारक कीटों का नियंत्रण प्राकृतिक परजीवी से हो जाता है। ये मुख्य प्राकृतिक परजीवी हैं जिन्हें किसानों को पहचानना अति आवश्यक है।
कीटों के अलावा बीमारियां जैसे बैंडेड लीफ शीथ झुलसा, टर्सिकम लीफ ब्लाइट तथा मेडिस लीफ ब्लाइट मुख्य हैं। यदि खेत में मेडिस लीफ ब्लाइट का प्रकोप हो तो डाइथेन M45 या जिनिब 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल 10 दिन के अंतराल पर 2 से 4 बार करना चाहिए। बैंडेड लीफ एवं शीथ ब्लाइट के लिए पौधे के नीचे की 2-3 पत्तियों को शीथ समेत हटाने से उनकी रोकथाम की जा सकती है। यदि प्रकोप अधिक हो तो 3% वेलिडामाइसिन 2.7 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से जब फसल घुटने की ऊंचाई पर हो तो छिड़काव करना चाहिए। टर्सिकम लीफ ब्लाइट के प्रबंधन के लिए 2 ग्राम प्रति लीटर जिनिब या मैनकोजेब का छिड़काव करना चाहिए। क्वालिटी प्रोटीन मक्का के दानों में भंडारण के दौरान कीट लगने का खतरा होता है, इसलिए भंडारण के दौरान कीटों से बचाने के लिए QPM के दानों को जरूर सुखाकर भंडारित करना चाहिए। सिंचाई सुविधाओं के न होने पर और वर्षा के न होने पर मक्के को बढ़वार की किसी भी स्थिति पर काटा जा सकता है। पुष्पन की पहली की स्थिति में इसका प्रयोग चारे के रूप में होता है। कटाई के बाद इसको सुखाकर पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में आज क्वालिटी प्रोटीन मक्का यानी QPM एक नई क्रांति के रूप में उभरी है। ये सच में एक अद्भुत मक्का है, जिससे एक तरफ तो किसानों को आर्थिक लाभ होगा तो दूसरी तरफ लोगों को पौष्टिकता से भरपूर जीवन मिलेगा। अब वो दिन दूर नहीं जब किसान सामान्य मक्का की जगह QPM की फसल का ही उत्पादन करना चाहेंगे। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि जगत में मौसम में परिवर्तन का हमारी फसलों पर काफी असर पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कृषि मौसम की सही जानकारी। जानते हैं कृषि मौसम का 3 दिनों का पूर्वानुमान। नमस्कार किसान भाई बहनों, आइए जानते हैं कृषि मौसम के 3 दिनों का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। पूर्व भारत के उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तर पूर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं बताई जा रही है। दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और पौंडीचेरी, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में अगले 3 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने और अन्य स्थानों पर मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिम भारत, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र में अगले 3 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने और अन्य स्थानों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम संबंधी चेतावनी। 23 मई को विदर्भ में अनेक स्थानों पर राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से अति उष्ण लहर स्थितियां प्रचलित रह सकती है तथा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 1 या 2 स्थानों पर उष्ण लहर स्थिति प्रचलित रह सकती है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। 24 मई को विदर्भ में अनेक स्थानों पर, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से अति उष्ण लहर स्थिति प्रचलित रह सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर चंडवात सहित धूल भरी आंधी या गरज के साथ तूफान हो सकता है। कृषि मौसम परामर्श। फसलों की कटाई स्थगित करें, कटी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। खेत में जल जमाव से बचने के लिए जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। पूर्व भारत, ओडिशा में उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में अदरक और हल्दी का रोपण करें। झारखंड के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में परिपक्व मूंग और ग्रीष्मकालीन चावल की कटाई करें। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में मक्का की बुआई और चावल की नर्सरी के लिए खेत तैयार करें। दिल्ली में अरहर और कपास की बुआई जारी रखें। आश्वस्त सिंचाई अंतर्गत फसलों की बुआई करें। मध्य भारत में मध्य प्रदेश के निगारा घाटी क्षेत्र में तापमान बढ़ने के कारण ग्रीष्मकालीन मूंग, मूंगफली में हल्की और बारंबार सिंचाई करें। पश्चिम भारत, मध्य महाराष्ट्र में केला, तरबूज, खरबूजा, टमाटर और ओकारा जैसी सब्जियों में सिंचाई करें। गन्ना फसल में ड्रिप द्वारा सिंचाई करें। किसान बहनों भाइयों, आज के कृषि मौसम की जानकारी में बस इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत। सोमवार को आपसे फिर रूबरू होंगे कृषि जगत की और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।